नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 9 है अशोक का शस्त्र त्याग। तो इस पूरे पाठ को आसान भाषा में पढ़ाऊंगी और यह चैप्टर जो है ना बंशीधर श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखा गया है। और यह कलिंग का युद्ध जो हो रहा था उसी समय अशोक ने कलिंग के युद्ध के समय ही शस्त्र का त्याग किया था। इसी को संवाद के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। देखिए, इस चैप्टर में मैं बता चुकी हूँ कि बंशीधर श्रीवास्तव जी के द्वारा यह एकांकी लिखा गया है और चैप्टर का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। और यह चैप्टर जो है सो अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है। और यह एक नाटक है और नाटक में अभिनय का महत्व होता है। और नाटकीय जो दृश्य होता है ना, जब नाटक आप लोग भी देखे होंगे तो उसका संयोजन अच्छा तरह से किया जाता है। आप देखिए कि नाटक में पर्दा हटता है, पहला दृश्य दिखाया जा रहा है और दृश्य में एक मैदान है। तो मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। और अशोक कहाँ के सम्राट थे? तो मगध के, आप लोग जानते होंगे। तो वहां के शिविर लगे हुए हैं सैनिकों के। शिविर क्या होता है? तो जहां युद्ध करके सैनिक जाते हैं ना विश्राम करने के लिए, उसी को सैनिकों का शिविर कहा जाता है। और बीच में मगध की पताका फहरा रही है और पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। वहां के राजा थे तो उसी के पास उनका भी शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमक रहे हैं और शिविरों में दीपक जल गए हैं। पहले की आज की तरह नहीं बल्ब जलते थे, पहले दीपक जला करते थे। तो शिविर में दीपक जो है वह जल गए हैं और शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है और वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। कुछ सोच रहे हैं, युद्ध के बारे में सोच रहे हैं। अब अशोक जो है वह स्वतः बोल रहे हैं कि यह युद्ध जो है ना वह 4 साल से हो रहा है। युद्ध 1-2 दिन से नहीं हो रहा है, 4 साल से कलिंग के साथ युद्ध हो रहा है। और युद्ध होते हुए भी कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। अशोक चिंतित हैं। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं। अगर युद्ध होता है तो दोनों ओर से आदमी मारे जाते हैं, लाखों घायल हो जाते हैं, पर आज भी हम असफल हैं, यह अशोक सोच रहे हैं। क्या होगा इसका परिणाम? अशोक चिंतित हैं। फिर उसी समय द्वारपाल आते हैं और सिर झुका करके बोलते हैं राजन। राजा के सम्मान में सिर झुका करके द्वारपाल बोला करते हैं, बोलते हैं राजन संवाददाता आना चाहते हैं। द्वारपाल पहले संदेश देता है राजा को, अगर आज्ञा मिले तो फिर आते हैं। अशोक कहते हैं आने दो। फिर संवाददाता प्रवेश कर महाराज अशोक की जय हो। जब प्रवेश करते हैं तो बोलते हैं सम्मान में कि अशोक की जय हो। संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। युद्ध कलिंग के साथ हो रहा था। तो किसी युद्ध में अगर महाराज भी मारे जाएं तो क्या हो गया? फतह हो गया। तो अशोक इस चीज को सुन करके क्या कहते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। अब अशोक तो बोल दिए, लेकिन संवाददाता इस बात को सुनकर के चुप रहता है। अब आगे देखिए कि चुप रहने के पीछे क्या था इसका कारण। अशोक कहते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो? तो संवाददाता कहते हैं कि धीरे से बोलते हैं संवाददाता कि क्या कहूं महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। राजा तो मारे गए बट क्या है, फाटक बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक कहते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं कि क्या कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता फिर जवाब देते हैं कि हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं, राजा के मारे जाने के बाद भी बंद हैं। तो अशोक फिर गुस्सा होकर के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। मैं कल युद्ध भूमि में स्वयं आऊंगा और कल क्या होगा, कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक जो है वह खुल जाएंगे या मगध के सेना ही वापस चली जाएगी, लड़ाई नहीं करेगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं। अब फिर पर्दा गिर जाता है। पहला पर्दा नाटक में पहले बता चुकी हूँ, पहला पर्दा था। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। पहला दृश्य समाप्त हो जाता है, दूसरा दृश्य शुरू होता है। और दूसरे दृश्य में क्या होता है देखिए। दूसरे दृश्य में दूसरे दिन प्रातः काल का समय है। प्रातः काल क्या होता है? सुबह का काल मतलब होता है समय, प्रातः मतलब होता है सुबह। तो दूसरे दिन प्रातः काल का समय है और शस्त्र
सज्जित अशोक जो हैं, सम्राट अशोक घोड़े पर बैठे हैं, शस्त्र से सज्जित होकर के लड़ाई के लिए घोड़े पर बैठ गए हैं और उनके पास ही उनका सेनापति भी है और सामने कलिंग का दुर्ग है जिसके फाटक अभी भी बंद हैं, राजा के मारे जाने के बाद भी बंद हैं। अब अशोक क्या करते हैं, सम्राट अशोक सेना को संबोधित कर रहे हैं ताकि उनका कौशल बढ़े। तो कहते हैं अपने सेना को कि मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध का पताका नहीं फहरा रही है। जब जीत लिया जाता है तो पताका होता है, तो पताका फहराया जाता है। तो कहते हैं कि उसके किसी दुर्ग पर जीत राजा के मरने के बाद भी मगध का पताका नहीं फहरा रहा है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं और उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, सेनापति भी कैद हो चुका है, राजा भी महाराज भी मारे गए हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु को की गोद में सो जाएंगे। प्रण कर रहे हैं अपने सैनिकों के साथ। कौन? तो सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक जो हैं सो सेना का मनोबल बढ़ा चुके हैं और प्रण भी दिलवा चुके हैं, स्वयं भी प्रण ले चुके हैं अपनी मातृभूमि का। अब देखिए आगे क्या होता है। अब उनके साथ जो सैनिक हैं वो क्या कहते हैं, तलवार खींच लेते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं मगध की जय, सम्राट अशोक की जय, राजा का संबोधन कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है और सब जो है आश्चर्य से उधर उधर देखने लगते हैं, सबको आश्चर्य हो जाता है। और वो जो तलवार खींचे हैं ना युद्ध के लिए, वह तलवार खींची की खींची रह जाती है। और देखते क्या हैं, क्यों क्या देखते हैं कि शस्त्र से सज्जित स्त्रियां की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। राजा महाराज तो मारे गए हैं, सेनापति पहले ही कैद कर लिए गए हैं, तो कौन स्त्रियां जो हैं, वह विशाल सेना जो है, स्त्रियां अपने शस्त्र से सुसज्जित होकर के बाहर निकल रही हैं। और सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है। वीर की पत्नी को क्या कहा जाता है, वीरांगना कहा जाता है। तो एक पुरुष के भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। उनका रूप देखने में चंडी सा दिख रहा है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। यहाँ पद्मा की चर्चा की जा रही है, महाराज की बेटी है वह। और स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। वह सेना का नेतृत्व कर रही है पद्मा और अशोक की सेना से कुछ दूर जाकर के वह रुक जाती है और अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अब देखिए कि आगे क्या होता है। अब सम्राट जो अशोक थे ना, वह भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से में पड़ गए थे। अब पद्मा कहती है कि आगे बढ़कर अपनी सेना से कहती है कि बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, तो तुम क्या करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। पद्मा सेना का नेतृत्व कर रही है तो सेना में क्या उमंग भर रही है, लड़ाई करने के लिए वो कह रही है। वो सेना तुम्हारे सामने खड़ी है, आज इसी से तुम्हें लोहा लेना है, इसी से तुम्हें बदला लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि का पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। पद्मा कह रही है कि किसी के अधीन होने से अच्छा है कि हम मृत्यु को प्राप्त कर लें। फिर अशोक स्वतः, यह कौन है, वह तो आश्चर्य में पड़ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है। वो सोच रहे थे कि पुरुष आएंगे, लेकिन यहाँ तो सारी महिला आ गई है। तो क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? ऐसा प्रतीत होता था पद्मा को देख के कि साक्षात माँ दुर्गा आ गई हैं। अशोक भी क्या था, आश्चर्य में पड़ गया था। और शेष जो सैनिक थे वो सभी जो थी वह स्त्रियां थी। क्या स्त्रियां से भी युद्ध करना होगा? अशोक सोच रहा है कि उसका तलवार खींचा का खींचा रह गया है। क्या स्त्री से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। अशोक के मन में ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं। और स्त्रियों पे शस्त्र चलाना पाप समझा जाता था। भीष्म पितामह भी श्रीखंडी पे शस्त्र नहीं चलाए थे। तो अशोक भी सोच रहे हैं कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा
और सैनिकों स्त्रियों पर हाथ ना उठाना, खुद तो नहीं किए और फिर सैनिकों को भी आदेश दिए कि स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। आगे बढ़कर पूछते हैं सम्राट अशोक कि तुम कौन हो देवी? पद्मा कहती है मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं और कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। पद्मा बता रही है सम्राट अशोक को और पूछ रही है उन्हीं से कि कहाँ है सम्राट अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। पद्मा कह रही है साक्षात माँ दुर्गा का रूप पकड़ ली है। अशोक कहते हैं कि अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ राजकुमारी, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियां की हैं, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो फिर पद्मा कहती है संवाद हो रहा है, नाटक है, तो नाटक में क्या होता है, संवाद होता है, संवाद की प्रमुखता होती है। तो पद्मा अशोक से कह रही है कि क्यों महाराज, क्यों नहीं शस्त्र चलाइएगा? तो अशोक कहते हैं कि शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। यहाँ शास्त्र का अर्थ होता है कि जो गुरु होते हैं, जो शास्त्र विद्या प्राप्त करते हैं ना, तो आज्ञा होती है कि जो निशस्त्र है, मतलब अपने को समर्पण कर दे, अपने शस्त्र का परित्याग कर दे, तो उस पर भी शस्त्र नहीं चलाना है, उसको भी माफ कर देना है और स्त्रियों पर भी शस्त्र नहीं चलाना है, ऐसा आज्ञा होता है, शास्त्र में ऐसा बताया गया है। तो फिर पद्मा संवाद करती है, पद्मा प्रश्न पूछती है कि और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। महाराज से कहती है कि निरपराधियों की हत्या करो, ऐसा शास्त्र में लिखा है। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सोनी कर दो। 4 साल से युद्ध चल रहा था, तो इस युद्ध में न जाने कितने माताओं के बेटे जो थे वो मारे गए थे, लाखों स्त्रियां की मांग सिंदूर से खाली हो गया था, पोंछ दिया गया था, कितने के पति मारे गए थे, कितने के भाई मारे गए थे। तो ऐसा शास्त्र कहता है क्या, पूछ रही है पद्मा सम्राट अशोक से। कहती है पद्मा कहती है कि फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखलाता है। मैं तुम्हें शास्त्र सीखने की नहीं आई हूँ, मैं तुमसे शास्त्र क्या होता है यह सीखने के लिए नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। यहाँ पर शास्त्र और शस्त्र बताया गया है कि मैं शस्त्र से लड़ाई करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो और मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन तुमसे युद्ध करके ही जाऊंगी। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती है, केवल युद्ध चाहती है, वह बदला चाहती है। फिर क्या करते हैं अशोक, सिर झुका लेते हैं। देखें कि आगे क्या होता है। यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है, पद्मा घोड़े पर बैठी हुई है और सम्राट अशोक सिर झुकाए हुए हैं। पद्मा कहती है कि क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, आज जो आप युद्ध कर रहे हैं उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। आज जय अक्षय, दोनों कुछ में कुछ होना है। फिर अशोक कहते हैं बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा और अभी नहीं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। और तलवार नीचे फेंक देते हैं। कौन फेंक देते हैं, तो सम्राट अशोक जो हैं वह तलवार को नीचे फेंक देते हैं। कहते हैं आज ही नहीं, आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध का परित्याग कर रहे हैं। पद्मा जो है वह कहती है यह क्या महाराज। अशोक कहते हैं अपने सैनिकों से कि तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। वो भी उन लोगों को भी कहते हैं कि तुम भी युद्ध का परित्याग करो। फिर सम्राट अशोक जो हैं सो अपना तलवार तो नीचे फेंक ही देते हैं और सैनिकों को कहते हैं कि आज के बाद कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा मैं नहीं दूंगा, फेंक दो अपनी तलवारें। और सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर अपनी अपनी तलवारों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़ती है, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। पद्मा सोच रही है कि कोई चाल होगा, तो कहती है कि मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। बहुत गुस्से में होती है पद्मा। फिर अशोक कहते हैं सिर झुका करके, तो लीजिए बदला राजकुमारी,
सिर झुका देते हैं पद्मा के आगे में। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है, मतलब आपके आगे झुका हुआ है। पद्मा को कहते हैं कि लीजिए, काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार जो है वह नहीं उठाऊंगा। मेरा सिर कट जाए तो कट जाए, मेरा सिर कलम हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अटल है। मैं छल नहीं कर रहा हूँ। मेरी प्रतिज्ञा को कोई नहीं टाल सकता। अटल का क्या अर्थ होता है? जिसको कोई नहीं टाले। मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज भी नहीं, कभी भी नहीं। अशोक क्या करते हैं? सिर झुका करके खड़े हो जाते हैं। पद्मा को कहते हैं कि हो सके तो मेरा सिर काट लो, बदला ले लो। फिर पद्मा क्या करती है? कलिंग की राजकुमारी है वह, उसके मन में भी बदले की भावना समाप्त हो जाती है और कहती है कि तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। शास्त्र का नियम है कि न पुरुष निहत्थे पे वार करते हैं, न स्त्रियां निहत्थों पर वार करती है, तो स्त्रियां भी कम नहीं है, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। और पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती है? तो अपने दुर्ग में चली जाती है। फिर दूसरा दृश्य समाप्त हो गया, फिर तीसरा पर्दा गिरता है, तीसरा दृश्य शुरू होता है। और तीसरे दृश्य में अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। युद्ध का परित्याग कर दिए कि अब कभी नहीं युद्ध करेंगे। उसके बाद क्या किए हैं देखिए कि अशोक के साथ उनके जितने भी सेनापति थे सारे लोग पीले वस्त्र पहन लिए हैं और उनके सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। अब कलिंग के युद्ध में इतना न मार काट, बहुत बहुत नुकसान हुआ, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो इतना न कुछ देख लिए कि उनका मन जो है परिवर्तन हो गया, और मन परिवर्तन होने के बाद वो बौद्ध भिक्षु को मंगवाए हैं और शस्त्र का त्याग किए हैं। अशोक बौद्ध भिक्षु को मंगवाए हैं। उसके बाद कहते हैं कि कहो, प्रतिज्ञा करता हूं कि, बौद्ध भिक्षु कहते हैं अशोक से कि बोलो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। तो फिर अशोक कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। बौद्ध भिक्षु बोल रहे हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। तो अशोक फिर उसी चीज को दोहराते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु फिर बोलते हैं कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। तो अशोक कहते हैं कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आपको सबको मिलेगा। फिर अशोक कहते हैं, उसी चीज को दोहराते हैं कि मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा, जब तक मेरे प्राण रहेंगे, अपनी प्रजा की भलाई करूंगा और सब प्राणियों को सुख और शांति जो है ना पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और एक धर्म नहीं, बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान दृष्टि से देखूंगा। जो भी धर्म है नहीं कि मेरे सिर्फ बौद्ध धर्म को, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। ऐसा बौद्ध भिक्षु जो है सो प्रण लिवा रहे हैं, प्रतिज्ञा करवा रहे हैं सम्राट अशोक से। अब सम्राट अशोक जो है वह कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूं। शक्ति का क्या अर्थ होता है? धन से, तन से, मन से, जितनी शक्ति हो ना। किसी को धन की जरूरत होगी तो धन दूंगा, तन की जरूरत होगी तो तन दूंगा, मतलब कि अच्छे विचार दूंगा, धर्म की ओर अग्रसर होने का प्रयास करवाऊंगा। तो जैसे भी हो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ही। सम्राट अशोक प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण करते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बोलो, बोलने के लिए कह रहे हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। फिर सभी जो हैं वह बोलते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। और सभी क्या कहते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि का क्या अर्थ होगा कि हम बुद्ध के शरण में जा रहे हैं। धर्मं शरणं गच्छामि, हम सभी धर्म के शरण में जा रहे हैं, धर्म के शरण में जा रहे हैं सभी मिलकर के। संघं शरणं गच्छामि, सबको लेकर के जा रहे हैं शरण में। बुद्ध के शरण में तो जा रहे हैं, पूरे संघ के साथ शरण में जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतिज्ञा लेते हैं, बौद्ध भिक्षु प्रतिज्ञा दिलवाते हैं, सम्राट अशोक प्रतिज्ञा लेते हैं। इस चैप्टर को नाटकीय ढंग से संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसी समय क्या है, कलिंग के युद्ध के समय सम्राट अशोक ने अपने शस्त्र का परित्याग किया था। और यह चैप्टर जो है ना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।